again friends to YouTube channel The Weirdos. Last time we have started with the systematics of living organism. Actually we did the video but when I saw the video there was a video lag. Okay, from my side. तो आई थिंक सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू था तो हमने उसको वापस रेक्टिफाई करने का ट्राई किया है. सो अगेन जो पार्ट रहेगा वो पूरा पार्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट था. सो व्हाट आई थॉट कि मैंने जो पार्ट आपको ऑलरेडी कराया है, जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया वो पूरी पार्ट, तो वो पार्ट को हम वापस क्या करेंगे, एक बार रिवीजन मींस इन शॉर्ट एक पूरा वीडियो वापस हम रीशूट कर रहे हैं. सो देन टू इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ कुछ भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है देन यू कैन लेट अस नो इन दी कमेंट. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद दी सिस्टमैटिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे जो भी आपको जो मैंने यहाँ पे एनोटेशंस में लिख के रखा हूँ वो मैंने रखा है वैसे, सो दैट कि अगर कोई लर्नर है जिसने फर्स्ट वीडियो देखा है सो उसको ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा फील नहीं होना चाहिए. सो ठीक है, हम स्टार्ट करते. सो वी आर स्टार्टिंग विद द सिस्टमैटिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोटली न्यू चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर हमने कर दिया, हम सेकेंड चैप्टर पे अभी आए. सो जब हम बात करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर हम बात करेंगे तो उसको क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर क्लासिफाइंग, राइट. लेकिन हमको पता है कि जब सिस्टमैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ काइंड्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द कंपैरेटिव एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमको ये चीज हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं, हम एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर मैं बात करूंगा स्कूल की, ठीक है, तो स्कूल में कैसा होता है कि एवरी जो क्लास होता है वो अलग होता है, एवरी डिवीजन अलग होता है, राइट. इससे क्या होता है कि एक जो बहुत बड़ा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में हम क्लासिफाई करते हैं, और उससे क्या होता है, स्टडी क्या होती है, बहुत आसान होती है. जस्ट मेक श्योर कि अगर हम लोग एक, जैसे आपको एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर एक स्कूल है, राइट, उस स्कूल में कैसा है कि मैंने सारी दीवार मैंने हटा दिया, ठीक है, हमने सारी दीवारें हटा दी और हमने एक क्लास में सारे बच्चों को रख दिया और बोला चलो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, ना टीचर पढ़ा पाएंगे और ना स्टूडेंट पढ़ पाएंगे. तो इससे क्या होता है कि उसी तरह से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी. और ये वैरायटी जो होता है हम ह्यूमंस में भी, ह्यूमंस टू ह्यूमंस में भी दिखेगा, ह्यूमंस टू एनिमल्स में दिखेगा, बर्ड्स में दिखेगा, रेप्टाइल्स, ठीक है, एवरीवेयर वी फाइंड दी diversity, we find the variety. So systematic is a study of kinds and diversity of the organisms. तो अब मैं इनको क्लासिफाई कैसे करूं. अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, एक बच्चा भी बोलेगा अच्छा सर वो एक प्लांट है और हम एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, तो हम अलग है ना. तो जब भी मैं क्लासिफाई करने का ट्राई करूंगा, क्लासिफिकेशन तो बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, बट जब भी हम क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम कंपेयर करके क्लासिफाई करते हैं. व्हाट वी डू, वी कंपेयर and also we take into account the evolutionary relationship, ठीक है. हम evolutionary relationship को भी अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दिया, राइट, कि किस तरह से हम पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम स्कूल स्टैंडर्ड्स. हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि भाई पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, धीरे धीरे मोनेरा, प्रोटिस्टा, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले पूरा डीप में, राइट. तो हम इन सब को धीरे धीरे करके हम बोलते हैं ना, एव्स, रेप्टिलिया, एव्स, ठीक है, मैमेलिया, ये पूरा एक इवोल्यूशन पैटर्न में हमने इसको स्टडी किया है, बचपन से हम स्टडी कर रहे हैं. तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ यू वांट टू क्लासिफाई, ठीक है, तो सिस्टमैटिक क्या होता है कि आप उस क्लासिफिकेशन को आप स्टडी करते हो, ठीक है. जैसे, और ये जो दिया था किसने दिया था, जी सिम्पसन ने दिया था इन द ईयर 1961, ठीक है. दिस वाज गिवन बाय जी सिम्पसन इन द ईयर 1961, ठीक है. तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में समझाया था कि जैसे फॉर दिस इज द पर्सन विद, ये पर्सन एक्स है, ये पर्सन वाई है, ठीक है. इन दोनों का बीच में एक कॉमन एंसेस्टर था, बीच में नहीं, ये दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड हुए थे, ठीक है. तो वैसे जैसे हम एग्जांपल में लेंगे तो हम जैसे हम लेपर्ड देखते हैं, टाइगर देखते हैं, लायन देखते हैं, इनको देख के हमको लगता है कि हाँ इनका कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. तो ये कैसे पता चला, बिकॉज हमने उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया. तो अब हम मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप दे दिया, अब हम चैप्टर में अंदर घुसते हैं, ठीक है. तो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, यू नो, दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड द सिस्टमैटिक. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जैसे मैं बोलता ना कि सिस्टमैटिक एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया जिसके अंदर आपका टैक्सोनॉमी आ गया. तो टैक्सोनॉमी क्या है, इट्स अ क्लासिफिकेशन. अब जैसे मैं अभी स्कूल की बात करता हूँ, स्कूल में मैं ऐसा है क्या, जो बच्चा सबसे छोटा दिखता है उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में, जो बच्चा सबसे बड़ा दिखता है उसको 10th स्टैंडर्ड में, इज इट, नो, राइट. ऐसे भी होते हैं, मतलब बोलते हैं ना बच्चे हमको दिखते हैं 10th में जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है. तो इट इज फाइन, ऐसा नहीं कि
कि वो बच्चा 10th में उसके हाइट की वजह से आया, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन की वजह से आया, उसने 9th स्टैंडर्ड क्लियर किया है। तो वैसे ही जो टैक्सोनॉमी क्या है सर, आप क्लासिफाई करो यहाँ पे, ठीक है, बट जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप क्या इसमें फॉलो करोगे, यू विल फॉलो सर्टेन रूल्स एंड दी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो वर्ड ये देखते हैं टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहला जो हमारे मन में आएगा टैक्सोनॉमी स्टडी करेंगे तो वो क्या है, टैक्सी। हमारा टैक्सी नहीं, जो हम रोड पे देखते हैं टैक्सी। टैक्सी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट। और नॉर्मस का मतलब होता है लॉ और रूल। सो ये जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, ये जो टर्म है, जैसा आपको कोई भी बोलेगा सिस्टमैटिक्स, दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, तो यू विल से जी सिम्पसन इन द ईयर 1961। तो वैसे अगर आप बोलोगे टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी किसने आपका इंट्रोड्यूस किया था, एपीडी कैंडोल, ठीक है, ही वाज अ स्विस बॉटनिस्ट, ये उनका एरा था। आप यहाँ पे उनका पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोल दिया सिस्टमैटिक में बेसिकली आप क्या स्टडी करोगे, कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका स्टडी करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, ठीक है, डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने का। सिर्फ क्लासिफाई कौन से बेस पे, समझ के, ठीक है। अब ये तो टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, मैंने आपको बताया इज एपीडी एंड एपीडी कैंडोल, ठीक है। तो अभी जो टैक्सोनॉमी ना थोड़ा डिटेल्ड मैनर में, ठीक है, टैक्सोनॉमी इज इन डिटेल मैनर, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, सेल का स्ट्रक्चर कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर सेल वॉल है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किस कैसे हुआ है, कौन से प्रोसेसेस उसके अंदर अंडरगो होते हैं, राइट। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, वो किस तरह से उससे डील करता है, जैसे कि मरीन एनिमल्स अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अलग होते हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, उनका डेवलपमेंट अलग होता है, सेल के स्ट्रक्चर में यू कैन फाइंड द डिफरेंसेस। सो दिस ऑल थिंग्स आर एसेंशियल to understand with respect to when you are trying to understand what is taxonomy। मैं इतना एम्फेसिस करके क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी ये एक ऐसा टॉपिक था जब when we were studying we were also having confusion, अरे दोनों तो सेम ही है, दोनों तो क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन याद कैसे रखना है कि जो सिस्टमैटिक है वो किस पे फोकस कर रहा है, कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जबकि टैक्सोनॉमी क्या हो रहा है, आपके सारी चीजों को ध्यान में रख रहा है, ठीक है, सारे फीचर्स को। सो मैं टैक्सोनॉमी क्या बोलूंगा सर, इसमें क्या आएगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक में हमेशा याद रखना, सिस्टमैटिक में हमारा इवोल्यूशनरी पार्ट आप याद रखो, तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे मैंने आयुपैक भी लिखा था, तो आयुपैक मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते तो एक हमको पता है कि आयुपैक इज नथिंग बट द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रहेगा आपको, ये आपने 10th में पढ़ा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या नाम देता था, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनको ये नाम देते थे, ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया। तो अभी दोनों चीज क्लियर है, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी। जब भी सिस्टमैटिक्स बोलोगे इवोल्यूशनरी, टैक्सोनॉमी बोलोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल कैसे डेवलप हुआ, सेल क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन क्या है, इट्स अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एंड हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स क्वालिफाई इन द डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। जैसे मैं बोलूंगा कि वी आर एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस, तो हमें कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका दूसरे एनिमल्स रहेंगे तो अपने दूसरे कैटेगरी में आते हैं, हम बोलते हैं ना किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे। तो ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। उनको क्यों रखा गया, क्योंकि वो उस कैटेगरी के जो पैरामीटर्स है उनको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। तो वो क्या है ये हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। सो इन अकॉर्डेंस इन अ पर्टिकुलर एंड अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान। जैसे अभी आप आपके टेक्स्ट बुक में आपका है राइट, कोई बोला मैंने, आपके टेक्स्ट बुक में आपका एक एक पैटर्न है कि क्लासिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन आप देखते हो, एक आपका आर्टिफिशियल, एक आपका नेचुरल और एक आपका फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल मतलब क्या, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जैसे हम एक देख लिए, हमने देख के हम पता लगा लिए, पता लगाया नहीं, जस्ट देख के पता चल जाता है ये प्लांट है, ये बच्चा है, ये एनिमल है, ये ह्यूमन है, अलग अलग, समझ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा नहीं, आई हैव जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन जिसमें अपने खाली ऑब्जर्व करके आप चीजों को क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका है लीनियस क्लासिफिकेशन,
लिनियस ने ये फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जैसे हैबिट हो गया, कलर हो गया, फॉर्म हो गया। अब जब नेचुरल की बात करोगे तो नेचुरल मतलब क्या, इसमें डिफरेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स की आप बात करते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो नेचुरली मतलब क्या, जो नेचुरली प्रेजेंट है, आप इसमें उतना फोकस के में नहीं देख रहे हो कि हमने इसको ये स्टडी करो, नेचुरली दोनों चीज क्या है, अलग है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, जैसे आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन का एक जो टाइप है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, आरके है और यूकैरिया है। ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है आपके, अलग अलग है। लेकिन हमको पता है आरके जो है सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, बैक्टीरिया भी और यूकैरियोटा ये ओल्डेस्ट पार्ट में आते हैं, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट पार्ट आपका क्या है, आरके। लेकिन ये जो आरके है, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, जो आज अलग अलग ब्रांचेस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन सब का एक अपना एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। तो क्लासिफिकेशन से हमको क्या मालूम पड़ता है कि हम क्या करते हैं, उनके इवोल्यूशनरी, उनके कंपैरेटिव, उनके वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, जिससे हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके। तो जो मैं फाइलोजेनेटिक की बात करूंगा तो यहाँ पे हम बेसिकली किसकी ध्यान देते हैं, इवोल्यूशनरी डिसेंट, ठीक है, इवोल्यूशनरी डिसेंट की बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैविंग द वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान्स हम करते हैं। तीन तरीके हम क्लासिफिकेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है आपका आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में क्या होता है, नॉन ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर आपने ऑब्जर्व कर दिया, नॉन इवोल्यूशनरी, हैबिट, कलर हो गया। नेचुरल मतलब क्या, डिफरेंट, बराबर कि आपने इसमें अब इतना डिटेल आप स्टडी नहीं कर रहे हो, नेचर ने हर चीज को क्लासिफाई कर दिया, पानी अलग है, लैंड अलग है, उस फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फाइलोजेनेटिक की बात करें तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इवोल्यूशनरी डिसेंट। इवोल्यूशनरी डिसेंट मतलब क्या, बेसिक एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम कंपेयर करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको दिया मैंने, जो बैक्टीरिया है, आरके है और यूकैरियोटा है, ये दोनों आप देखोगे ना, बैक्टीरिया और आरके, ये आते किसके अंदर है सर, ये आते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, और यूकैरियोट किसमें आता है, यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग है, डेफिनेटली अलग है, लेकिन आज के डेट में हम जो यूकैरियोट्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं कब डिराइव, कहां से डिराइव हुए थे, प्रोकैरियोट से। तो आरके सबसे ओल्डेस्ट था, ठीक है, फिर उसमें से बैक्टीरिया, यूकैरिया, से धीरे धीरे सब चीज सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग अलग ब्रांच बना के आगे उनका इवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन ये तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। इसको समझने के लिए आपको बहुत एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। हमने 10th में हमने पढ़ा था, अगर हम बैट का विंग देखेंगे, वेल का फ्लिपर देखेंगे, ह्यूमन के जॉइंट्स देखेंगे, याद आ रहा है, हमने स्टडी किया था। तो उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि सब अलग है, सब अपना काम अलग अलग करते हैं, सबका फंक्शन अलग है, लेकिन अगर उनके हम जॉइंट्स को देखेंगे तो हमको लगता है यस, इनका जो स्केलेटन है, जॉइंट्स है, इनकी जो जुड़ने का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं क्या है, सेम है, सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, डेफिनेटली in a particular era we all would be having a common ancestor, homologous organ and the analogous organ, अगर आपको याद रहा तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की हम बात करेंगे। तो ये जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो था, ये प्रपोज किसने किया था, कार्ल वोस ने किया था। अब यहाँ पे इनका डायग्राम देख सकते हो। सो कार्ल वोस इन 1990 इन्होंने प्रपोज किया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्यों, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, आर्के, बैक्टीरिया एंड। सो जब भी हम 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 चीजें, आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बट सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो किंगडम है और जो डोमेन की बात करेंगे, कभी भी हम अंडरस्टैंड करते हैं तो व्हाट वी थिंक कि जो स्पीशीज होते हैं, फिर जीनस, ऐसे कर करके आपका टिल किंगडम आपका हाईएस्ट ऑर्डर है हायरार्कियल में, लेकिन किंगडम से भी बड़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। अभी जैसे आपको यहाँ पे मैंने भी समझाया था, ठीक है, जो आर्के और बैक्टीरिया ये दोनों प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरियोट्स है। तो ये चीज बताया किसने था, कार्ल बोस ने, ठीक है, कार्ल बोस ने ये 3 डोमेन्स थ्योरी प्रपोज किया था। क्यों किया था, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाए। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस ऑल राइटिंग्स, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था। मैंने इसको मिटा इसलिए नहीं रहा बिकॉज एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज आपको मैं ऐड करूंगा। अब भी आपको मैंने बताया, जो डोमेन है वो एक यूनिट है जो किंगडम से बड़ा है इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। बैक्टीरिया एंड आर्के ये दोनों क्या होता है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल है। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, अब आपको आप बोलोगे स्पेलिंग, ठीक है, सॉरी पीछे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस ये है, अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक का सेल देखोगे तो उसमें आपको यू विल नॉट फाइंड एनी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मटेरियल है, लेकिन न्यूक्लियस जैसा हम इमेजिन करते हैं, हम कैसे इमेजिन करेंगे यूकैरियोटिक सेल को देख के, वैसा न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। सो दे हैव द
nuclear material, but they don't have well defined nucleus. But in contrary, if you see the eukaryotic cells, they have well defined nucleus, and also not only they are having the well defined nucleus, but also they are having the membrane bound organelles like mitochondria. ठीक है, आप देख सकते हो कि उनका प्रॉपर एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। वैसे आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखेंगे। अब ये जो तीनों डोमेन्स है ना, अभी आप पूछोगे सर ये आरके है, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, इन तीन डोमेन्स में इनका यूनिक चीज क्या है? तो यूनिक चीज क्या है? दे हैव अ यूनिक राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ठीक है, अगर आप आरआरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक्चुअली समझाया था, बट ऑब्वियसली वहां तक पता नहीं किसने देखा होगा, बिकॉज मेरा ऑडियो कंटिन्यू चल रहा था, वीडियो लैग हो रहा था। तो अगर आप देखोगे तो आरआरएनए क्या होता है, इसमें आपके तीन टाइप्स के आरएनए हैं, एक है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो बेसिकली जो आरआरएनए ना, इट्स अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जब आरआरएनए की बात करोगे ना, तो इसमें आप बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आप देख सकते हो, राइबोसोम्स प्लस प्रोटीन्स, राइबोसोम्स प्लस प्रोटीन्स। तो एक सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ पे बात करूंगा राइबोसोम्स और प्रोटीन्स, ये मिलके क्या बनते हैं, दे बिकम द आरआरएनए। और ये तीनों जो बात करूंगा मैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनके अंदर यूनिक राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, और आरआरएनए का मेन काम क्या होता है, इट इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कभी भी एक चीज याद रखना, ये प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करेंगे। आरके क्या होता है कि आरके को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। हम इनको एक्सट्रीमोफाइल्स इसके लिए बोलते हैं बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। अब हम बोलोगे कि एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों? क्योंकि एक इमेजिन करो ना कि अगर आप अर्थ को इमेजिन कर रहे हो, आज जैसा अर्थ है वैसा अर्थ पहले था क्या? नो, राइट। आज जो कंडीशंस है वो अर्थ के पहले जैसे कंडीशन, मतलब पहले अर्थ का ऐसा कंडीशंस नहीं था। तो आरके उस टाइम से प्रेजेंट है बिकॉज वो एंशिएंट बैक्टीरिया है, तो वो उसी जगह पे पाया जाएगा आज भी। मतलब देखोगे तो कि जहां पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, ठीक है, बिकॉज उसको एक्सट्रीम चीजें पसंद है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक पसंद है। अभी एक्सट्रीम क्लाइमेट क्यों पसंद है? बिकॉज ये उस टाइम पे ये पैदा हुए थे जहां पे अर्थ का कंडीशन एक्सट्रीम था। आर यू गेटिंग? तो जैसे आरके, दे आर नोन फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर, तो इनको हम बोलेंगे थर्मोफाइल। आगे मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीज, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो दैट आपको चीजें क्या हो, याद हो जाए, राइट। थर्मोफाइल, बाद में फिर सैलिनिटी में क्या था, हेलोफाइल, एसिडिक कंडीशंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम एक चीज एक्स्ट्रा बताई थी, एंड दैट वाज अबाउट दी वायरस। तो वायरस हमको पता है ये, ठीक है ना, जिसको नहीं पता था वो भी पता चल गया कोविड में, तो 2020। तो वायरस की बात करें तो वायरस में दो चीजें होती है, दो में से कोई एक चीज होती है, सॉरी दो चीजें नहीं, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो ये हो गया वायरस का जेनेटिक मटेरियल, बट वायरस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द नॉन जेनेटिक मटेरियल। तो नॉन जेनेटिक मटेरियल में क्या आता है आपका, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। जब भी प्रोटीन बनता है ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको जो मैसेज चाहिए रहता है वो आता है आपका एमआरएनए से, ठीक है। और प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए रहता है, जो राइबोसोम्स में लाते हैं, वो लाता कौन है, टीआरएनए, ठीक है। और आरआरएनए वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। अगर आपको याद रहेगा, आपने 10th में एक चीज पढ़ा था, अगर नहीं तो आपको 12th में आप चीज पढ़ोगे, ठीक है, कि जैसे मैं तो यहाँ पे दिखता रहूंगा, तो आई थिंक मैं यहाँ पे शॉर्ट में बनाता हूँ, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पे हम देखते तो आपको दिख तो जाएगा। ये अगर एक डीएनए है, ठीक है, ठीक है, ये डीएनए, तो इस डीएनए से मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो इंफॉर्मेशन होता है एमआरएनए। सर बट कौन सा इंफॉर्मेशन? चलो उल्टा पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में और बेहतर आएगा तो। प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए मुझे चाहिए अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड को लाने के लिए, राइट, ये अमीनो एसिड जो लाता है वो लाता है टीआरएनए, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं लिखा भी था, ऐसे अमीनो एसिड्स रहेंगे तो ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, लेकिन इसको लाएगा कौन, टीआरएनए। लेकिन टीआरएनए किसको देख के इसको लाएगा, तो दैट इज द एमआरएनए, ठीक है। और ये जो एमआरएनए है ये आता कहाँ से, आपका डीएनए से। लेकिन ये इंफॉर्मेशन किस में से लेके आता है, जीन, क्लियर। तो ये एक बेसिक वाला पार्ट है जो आपने 10th में भी पढ़ा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो एमआरएनए कैरीज द मैसेज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आरआरएनए वो जगह है, अगर आपने राइबोसोम्स देखा रहेगा तो मैंने पूरा भर दिया है, बट ठीक है आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट्स के फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो ये आपका हो गया लार्ज सब यूनिट, ये होगा स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम ऐसे दिखता है। इसके ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे आपका एमआरएनए आएगा। एमआरएनए कहाँ से आएगा सर? न्यूक्लियस से। ठीक है, मैं आपको जस्ट ब्रशअप किया, अगर नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपको 12th में वापस आने ही वाला है। बट आपको ये 10th में इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कि एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा हो, तो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होके बन रहा है वो है एमआरएनए, और ये कॉपी होके जो इन्फॉर्मेशन है इसको मुझे ट्रांसलेट करना है, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, इनटू प्रोटीन। तो एमआरएनए मैसेज कैरी करता है प्रोटीन बनाने के लिए। कौन सा मैसेज? अमाइनो एसिड। आरआरएनए वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, और टीआरएनए वो अमाइनो एसिड लेके आता है जो प्रोटीन बनाने में काम आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्ल बोस थे 1990 में उन्होंने प्रपोज किया था आर्के, बैक्टीरिया और यूकैरिया के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो डोमेन है वो बड़ा एक सिस्टम है, किंगडम से भी बड़ा। ठीक है, तो किंगडम सबसे बड़ा होता है। तो जैसे हम बात करेंगे बैक्टीरिया और जो आर्के है ये प्रोकैरियोटा है, मतलब प्रोकैरियोटिक है। मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ऑन कॉन्ट्ररी eukaryotes they have well defined nucleus. Not only they have well defined nucleus but their structure is little advanced compared to prokaryotes. Why? Because they also have the membrane bound organelles. ये मैं आपको बताया था, ये अगर आपको दिखता रहेगा तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों जो डोमेन्स है इनके पास यूनिक राइबोसोमल आरएनए होता है, दे आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आरके जो है इनका ये सर्वाइवल कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी, एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, ये पूरा हो गया। फिर जो डोमेन्स आप देख सकते हो मैंने आपको ये बताया, तो डोमेन्स में आपका एक आएगा आरके, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आरके मैंने बताया एंशिएंट बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किंगडम आरके बैक्टीरिया, दे इंक्लूड दी एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, फिर बैक्टीरिया में आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, और ये किस में आता है? किंगडम यू बैक्टीरिया में। ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट हम बोलेंगे मोनेरा। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हमने बचपन में पढ़ा था। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये किसने दिया हमको? आरएच विटेकर ने। ठीक है, तो इसमें बेसिक स्टोरी कैसा है, अगर स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है तो सबसे जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे वो उनका एक किंगडम बन गया, किंगडम मोनेरा। ठीक है, बाद में फिर कुछ बैक्टीरिया थे वो क्या हुआ? एडवांस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो वो आपका हुआ प्रोटिस्टम। ठीक है, थोड़े होता है ना, जैसे हमने प्लांटे अपने पढ़ा रहेगा 9th-10th में, तो अपने पढ़ा रहेगा कि पहले थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट लास्ट में है। तो वैसे यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो पहले मोनेरा थे, तो कुछ एडवांस हुए तो प्रोटिस्टा बने। फिर आपके कार्लोस लिनेस ने बोला कि प्लांट है, एनिमलिया, तो सब प्रॉपर्ली अच्छे से खुश थे, तो 4 किंगडम बना था, राइट। फिर फंगाई आया, फंगाई ने बोला कि अरे आई हैव अ सेल वॉल, तो बोला अभी जाओ आओ, ठीक है, किंगडम प्लांटे में आपका स्वागत है। बाद में बोला अरे बट एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास सेल वॉल तो है लेकिन आई डोंट हैव सेल, आई कांट प्रिपेयर, सॉरी सेल नहीं, मेरे पास सेल वॉल है लेकिन मैं अपना फूड खुद बना नहीं सकता हूँ। तो उनको क्या बोला फंगाई को? आप मुंबई नहीं आ सकते, आप जाओ। ठीक है, आपको मतलब भगा दिया गया, समझ रहे हो। किंगडम फंगाई वाज लाइक ठीक है, वो तब तक किंगडम नहीं था, मैं बता रहा हूँ उसने अपना स्टार्टअप खोला कैसे। तो फंगाई देन कहाँ पे गया? एनिमल के पास, बोला अरे ब्रो मेरे पास सेल वॉल नहीं है। फंगाई बोला अरे वेरी गुड, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। बोला बट नहीं उसने, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो किंगडम फंगाई मैंने बिगाड़ दिया ना, सॉरी। ठीक है, तो किंगडम फंगाई प्लांट के पास गया, उसने बोला मेरे पास सेल वॉल है, तो प्लांट ने ले लिया। एनिमल के पास जब गया ना, बोला कि अरे मैं अपना खाना नहीं बना सकता हूँ, तो एनिमल ने बोला ठीक है भाई आ जा बिल्कुल आ जा। बट वो बोला मैं जब जैसे वो गया बोलता है अरे मेरे पास सेल वॉल है, एनिमल क्या बोलेंगे हमारे पास तो सेल वॉल नहीं है, तो तुम हमारे पास नहीं इंक्लूड हो सकते हो। फिर किंगडम फंगाई का ईगो हर्ट हुआ, उसने बोला मैं अपना एक नया किंगडम बनाऊंगा, किंगडम फंगाई। तो ऐसा क्यों बोला था कि आप याद रखो कि 5 किंगडम सिस्टम है, तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। ठीक है, अब ये आपको भर भर के दिखता रहेगा। तो एक आता है आपका केमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या? टैक्सोनॉमी मतलब हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सबसे डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी, तो ये वही है। लेकिन इसमें हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा? हम किसको देख के सब चीज करेंगे, किसको देख के हम क्लासिफाई करेंगे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर आपको दिखता रहा तो। ठीक है, मैं पॉइंटर करता हूँ तो सो दैट आपको समझ में आए। मैं इसकी बात करूँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इन कीमोटैक्सोनॉमी आप किसकी ध्यान रखते हो? यू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इट इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज, आप देख सकते हो, एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है जिनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये किस पे बेस्ड है सर? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। तो जैसे आरके का जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, मैंने इस पे आपको बताया। पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करोगे तो एक होगा पेप्टाइड, एक होगा शुगर। ठीक है, पेप्टाइड मतलब आपका प्रोटीन,
शुगर तो हमको पता ही है, टाइम टू टेक पेन। तो ये पेप्टाइड हो गया और एक शुगर हो गया। तो आरके के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है। ये चीज याद रखना, आरके आरके के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। तो पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पे रहेगा? सेल वॉल में। क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन। इससे बाहर से। लेकिन सेल वॉल में हमेशा जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके डेड सेल्स होते हैं। याद रखना, सेल वॉल के अंदर कौन से सेल्स मिलेंगे आपको? हमेशा डेड सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका पेप्टिडोग्लाइकन होता है। तो यहाँ पे मैंने आरके और आप बोले ना सर आरके और बैक्टीरिया तो सर प्रोकैरियोटिक से प्रोकैरियोट से, तो आपने आरके और प्रोकैरियोटिक को अलग क्यों रखा? रीजन ये है कि आरके और जो प्रोकैरिया है, ठीक है, प्रोकैरियोट से, वो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन आरके में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। ठीक है, जैसे फंगा है, अभी आपको मैंने बताया उनके अंदर भी सेल वॉल है, याद है ना स्टोरी स्टार्टअप का? हाँ, बट ये कैसा आपका? काइटिन है। ठीक है, काइटिन एक कंपाउंड है, जैसे आपका कॉकरोच का जो अपने होगी स्किन थोड़ा प्लास्टिक जैसा दिखता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं, ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन तो वो भी किससे बना होता है? काइटिन से। तो काइटिन भी एक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेल वॉल किससे बना हुआ आपका? देखो तो सेलुलोज से। तो देखो आपने तीन चीजें यहाँ पे देखा, एक आरके है जिसके पास सेल वॉल है, एक आपका प्रोकैरियोट है जिसके पास सेल वॉल है। आरके का सेल वॉल के पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है, और आपका फंगाई के पास सेल वॉल के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? आपका काइटिन। और आपका प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो कौन सा है? सेलुलोज। तो सेल वॉल ही है, लेकिन सबका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? अलग है। तो मैं इनको कौन से बेस पे क्लासिफाई किया? यस, कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर? ठीक है, अब आप एक पार्ट स्टडी करोगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब ये क्या होता है? इसमें हम सिंपल सा आपको समझाऊंगा मैं, एक कंप्यूटर एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इतना डिटेल में बताया नहीं गया, मैं आपको बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। एक कंप्यूटर एल्गोरिथम होता है जो क्या होता है, जिसके अंदर हम सारे डेटा हम फीड करते हैं एक प्रॉपर मैनर में। ठीक है, एक सीक्वेंस मैनर में हम फीड करते हैं, और वो एक ओवरऑल सिमिलैरिटी शो करता है। ओवरऑल सिमिलैरिटी, पूरा कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? ओवरऑल सिमिलैरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि हर एक कैरेक्टर्स को इक्वालिटी दिया जाता है, मतलब इक्वल वैल्यू दिया जाता है हर एक कैरेक्टर्स को, हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इसको क्वांटिफाई कौन से बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दी नंबर्स। ठीक है, और एक एल्गोरिथम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपका है। जैसे यहाँ पे हाँ मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या देता कि ये एक एक्स वाला एक एनिमल है, एक वाई वाला एनिमल है, और हमको एक जैसा जेड वाला है, एक जेड ग्रुप है। ठीक है, इस जेड ग्रुप में अब आई एम कंफ्यूज कि मैं इस ग्रुप में मैं एक्स को लूँ कि वाई को लूँ। तो मैंने फिर क्या किया? ओवरऑल सिमिलैरिटी कंप्यूटर एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड किया, तो मुझे एक्स का जो वैल्यू था वो 60% मिला। 60% इट्स सिमिलर टू माई ग्रुप, एंड वाई इज 90% सिमिलर टू माई ग्रुप। तो ऑब्वियसली आई विल कंसिडर वाई एंड आई विल नॉट कंसिडर द एक्स। समझा ना? ठीक है, एक एक्स एक वाई दोनों को मुझे जेड ग्रुप में लेना है। तो जेड ग्रुप के अंदर जो पैरामीटर्स है, जो कैरेक्टर्स है, उनको मैंने मैच किया विद एक्स एंड वाई के हर एक कैरेक्टर्स को मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो एक्स है उसका जो सिमिलैरिटी वो 60% है, जबकि वाई का कितना है? 90%। तो आई कंसिडर वाई इन माय ग्रुप। सो यहाँ पे आई कंसिडर द ओवरऑल सिमिलैरिटी। जो बेसिक एम है ना टैक्सोनॉमी का, वो क्या है कि इसका कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम से हमको काम करना है rather than the cluster analysis। बराबर, like cluster analysis rather than using subject evaluation। पूरा इवैल्यूएशन स्टडी करने से बेटर है आप यहाँ पे एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो ओवरऑल सिमिलैरिटी डालेगा। ठीक है, ये जो प्रपोज किया था किसने किया था? सॉकेल और स्नीप ने किया था। कौन से ईयर में सर? 1963, राइट। और आपका एक आता है क्लैडोग्राम। ठीक है, जैसे आपको अभी मैंने समझाया था किसका? आरके। ठीक है, आरके यहाँ पे बैक्टीरिया और यूकैरियोटा, ये तीनों अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, तो उसी को ये हमको कैसे मालूम पड़ा? ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये जो ब्रांचिंग पैटर्न है, इस ब्रांचिंग पैटर्न को हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लैडोग्राम। यहाँ पे और एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इन तीनों को मैं देखूंगा तो ये तीनों क्या आपके अलग अलग है, अलग अलग एनिमल्स। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में पीछे जाके देखूंगा इवोल्यूशन में, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ये सब काइंड ऑफ बोलते हैं हम कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप देखोगे तो, है ना, एक लेवल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको हम क्लैडोग्राम बोलते हैं, और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक स्टडी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लैडोग्राम।
तो इट्स अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है। जैसे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आपका एक डायग्राम हो गया। ये हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। जैसे टाइगर और लायन की अगर बात करेंगे तो टाइगर और जो लायन थे वो भी एक टाइम पे एक स्पीशीज से डिराइव हुए थे, फिर क्या हुआ, आइसोलेशन हुआ, जोग्राफिकल आइसोलेशन अलग अलग हुए, टाइगर में स्क्रिप्ट्स है, लायंस में, ठीक है, उनका पूरा वेरिएशन अलग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि इनकी फैमिली क्या है, एक है। तो क्लैडोग्राम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वेराज फाइलोजेनेटिक क्या है, ये एक्चुअली हम सारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल इन द क्लासिफिकेशन एज इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉट merely द मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस बट आल्सो द रिलेशनशिप ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर ग्रुप्स ऑफ लाइफ। तो इससे हमको न ही सिर्फ इवोल्यूशन समझ में आता है, बट हमको इनके सिमिलैरिटी समझ में आता है कि किस तरह से लोग का मेटाबॉलिक फंक्शनिंग भी क्या है, सेम है कि अलग है। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर था। तो ये पूरा आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हुआ, ओके। तो हियर हमारा ये पार्ट एंड हुआ है, ठीक है। सो ये पूरा पार्ट हमने स्टडी किया। तो हमने आज सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, उनको अच्छे से स्टडी किया, ठीक है। हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखा, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखा, फिर हमने कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, क्लैडोग्राम क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, उसको भी स्टडी किया। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जो भी आपको जेन्युइन फीडबैक रहेगा प्लीज गिव, ठीक है। तो सो दैट अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंप्रूव माय सेल्फ, ठीक है। बाकी आप बताना कि आपको वीडियो समझा नहीं समझा, क्या दिक्कत हुई, और लास्ट टाइम जो वीडियो लैग था इस बार ट्राई किया कि नहीं हो, बट फिर भी लगा कुछ तो प्लीज लेट मी नो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, ठीक है, थैंक यू सो मच।